नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो खिलाड़ियों का पदक गंगा में विसर्जन ही होना चाहिए था। हालांकि यह काल का मामला है, लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ सिंपैथी देश के आम जन की रही नहीं, इसलिए मैंने उसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। क्योंकि कल जो खिलाड़ियों ने ड्रामा का पराकाष्ठा किया, उससे रही सही सम्मान भी खो दिया है। कैसे उन्होंने सोशल मीडिया के सारे ही स्रोतों पर मेडल को गंगा में विसर्जित करने का फैसला किया। अगर आपको मेडल विसर्जन करना ही था तो आप दिल्ली में थी, यमुना में फेंक देती। यहाँ गढ़गंगा है, बिल्कुल दिल्ली से करीब, वहां फेंक देती। लेकिन आपको हरिद्वार जाना था, क्योंकि वहां के व्यापारी बाबा आपको फंडिंग करते हैं और वहां पर उनका प्रभाव है, ड्रामा क्रिएट करने में आपका मददगार हो सकते थे, इसीलिए आपको हरिद्वार जाना पड़ा। विसर्जन गढ़गंगा में भी होता है, दिल्ली से नजदीक था। जब आप हरिद्वार जाती, रास्ते में गढ़गंगा था, यहां से 1 घंटे का रास्ता था। जमुना नदी थी, कई नदी नाले और कुएं थे जहां आप विसर्जित कर सकते थे। और आप विसर्जित क्यों करती? आपको अधिकार ही नहीं है। मेडल तो आपका है नहीं, मेडल तो करदाताओं के पैसे से आपको तैयार करके आपके द्वारा दिलवाया गया है। यह भारत का संपत्ति, आपका तो है नहीं। आपको कुश्ती में मिले मेडल, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का समाधान न मिलने की वजह से आप कर रही हैं। अगर आपको कुश्ती संघ से एतराज है तो आपको गढ़गंगा में या हरिद्वार में ही वो लाखों करोड़ों रुपया जो उस मेडल के साथ मिला है उसको भी तो बहवा देती। वो जो घर, फ्लैट, नौकरी मिली है उसको क्यों नहीं छोड़ा? और ये जो पूरा देश भर में मान सम्मान मिला है, सारा मीडिया का अटेंशन और देश भर का जो आकर्षण आपके ऊपर आया हुआ है, उसको क्यों अपने साथ चिपकाए हुए हैं भाई? उसको भी छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उसी कुश्ती की वजह से मिला है जिससे मेडल मिला। अगर आपको मेडल नहीं मिलता तो आप क्या करते? किसी के पास तो कोई साधन संसाधन था नहीं। सारे तो भारतीय करदाताओं के पैसे से तैयार की गई खिलाड़ी हैं, और उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। खिलाड़ी तैयार करना भारत के करदाताओं के दिए गए पैसे से कुश्ती संघ और खेल संघों का काम ही है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन देश की जनता ये जानना चाहेगी कि जब आप गंगा में बहवाने गई थी, फेंकने गई थी, तो ये बीच में नरेश टिकैत कहां से आ गए? मतलब एक भाई दिल्ली में आपको प्रोत्साहित करके हरिद्वार भेज रहा है और दूसरा हरिद्वार के बीच मुजफ्फरनगर में रुक करके आपसे मेडल ले रहा है, कह रहा हमको 5 दिन का टाइम दो। यह ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से तो कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो नरेश टिकैत बीच में आ जाएगा। कहां से नरेश टिकैत आया? और जब आप दिल्ली से सारे सूचना माध्यमों से सूचित करके जब जा रही थी, तो आपको ना तो खेल संघ ने रोका, ना सरकार ने रोका, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने रोका, ना ही कोई सामाजिक संगठन ने रोका। मतलब हरिद्वार तक का लाइन क्लियर था, एकदम सीधे ओपन दिया गया था। आपको वहां जाकर के नदी में फेंकना ही था, तो बीच में क्यों रुकी? टिकट कहां से आ गई? यह सब देश की जनता जान चुकी है और आप लोग अपना मर्यादा खो चुके हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। ब्रजभूषण दोषी है, नहीं दोषी है, या कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन मैं आम नागरिक होने के नाते यह जरूर कहूंगा कि यह मामला ब्रजभूषण के तानाशाही से शुरू होकर के नरेंद्र मोदी तक चला गया। और आपके मंचों पर, आपकी उपस्थिति में कौन कौन लोगों ने आपका समर्थन देने का वादा किया और कैसे कैसे स्लोगन रेज किएगा, यह देश की जनता जानना चाहेगी। ब्रजभूषण के छेड़छाड़ पर संघवाद से आबादी का आजादी का क्या मतलब, मनुवाद से आजादी का क्या मतलब, टुकड़े होंगे उससे क्या मतलब, कब्र खोदेगी का क्या मतलब, मोदी के को हटाएंगे से क्या मतलब, या देश के से भाजपा को विदा करेंगे से क्या मतलब, यह सब देश की जनता जानना चाहेगी। मेडल बहवाने, दहवाने और फेंकने से ज्यादा जरूरी यह है, आपको यह बताना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश की जनता यह जानना चाहेगी कि जब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर छीटाकशी, छेड़छाड़ या जो भी इल्जाम आपने लगाया है, उसका वो नया संसद भवन का उद्घाटन से इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या संबंध है? क्योंकि सदस्य के हैसियत से ब्रजभूषण उसमें जाएंगे, उसमें मोदी का कोई मतलब ही नहीं है। ना राहुल गांधी रोक पाएंगे, ना मोदी रोक पाएंगे। उस सदन में जाने का पास वहां में उनके गोंडा और कासगंज की जनता ने उनको भेजा हुआ। ये मोदी के कृपा से तो वहां गए नहीं।
कि आप उसको मोदी को रोकेंगी कि भाई उद्घाटन? पार्लियामेंट में जाने का अधिकार उनको कासगंज और बांदा की जनता ने दिया है, गोंडा की। तो जब तक गोंडा की जनता का आशीर्वाद, समर्थन और कृपा उनके ऊपर है, तब तक सदन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर आपको उनको सदन में जाने से रोकना है तो बांदा जाइए, बार बार बांदा निकल रहा है, गोंडा जाइए और गोंडा के जनता को समझाइए कि भाई यह मेरे साथ इस तरह का काम किया, इसको सदन में ना भेजें, और आप अपने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी कलाकारों ने बहुत सारे लोगों के विरुद्ध जाकर के धरना प्रदर्शन डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है और कितने लोगों को हरवाया है। आपके पास भी बड़ा आसान साधन था, और इतने दिन तक धरना सरवाइव करने का मतलब है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं से कृपा बरस रही है, और कृपा बड़ा मजबूत बरस रही है, खाली पीली तो अब तो है नहीं। और किसका कृपा बरस रहा है अब ये कोई हिडन बात है नहीं, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण नहीं बताया। क्योंकि अब आप लोग देश के किसी आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण रहे नहीं, क्योंकि आपकी नौटंकी खुल गई है और आप खुला देश की बदनामी करा रही हैं। विदेशी टूल किट जिस तरह से भारत को दुनिया में बदनाम कराती हैं, आज आपके वजह से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को आंख दिखाने की हैसियत दिखाया है, औकात दिखाई। आज दुनिया में भारत की बदनामी जो आपने करवाया है, वो उसके लिए आपको राष्ट्र माफ नहीं करेगा। पदक जीत करके जो आपने राष्ट्र का मान बढ़ाया है, उससे कई गुना ज्यादा भारतीय कुश्ती संघ का मान अपने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ में गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कुश्ती महासंघ ने आज यह कहने की हिम्मत दिखा पाई, क्योंकि वो आप सड़कों पर थी और दुनिया के मीडिया में ट्वीट करके आप अपना देश की बदनामी करा रही थी। उसी कुश्ती संघ की बदनामी करा रही थी जिसके पैसे पर आपने तैयारी की और तैयारी करके पदक लिया है। राष्ट्र पूछना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। खैर, आप लोगों ने जो जो बातें कहा है वो विरोधाभास है। जिस लड़की को आप आगे करके पास्को लगाई थी, वो लड़की का परिवार आगे आया है और कहा है कि लड़की की उम्र 20 साल से ऊपर है, पास्को लगता ही नहीं। और वो ये कह रहे कि हमारे लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे लड़की को मोहरा बनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण मुद्दे में स्थान नहीं दिया। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने अपना सम्मान खो दिया है। आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत। मणिपुर जल रहा है, सरकार क्या कर रही है? मित्रों, मणिपुर जल रहा था तो मैंने यह उम्मीद किया कि पक्ष विपक्ष अभी कर्नाटक में चुनाव लड़ने में व्यस्त होगा। कर्नाटक का मामला निपट गया, वहां कांग्रेस सरकार बना ली, भाजपा का बजरंगबली मदद नहीं कर पाए। लेकिन अब तो आप निश्चिंत हो गए हैं, अब तो आपको फोकस मणिपुर पर कर देना चाहिए। मणिपुर आज जल रहा है, और मणिपुर को कौन जला रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जान चुकी है। क्योंकि मणिपुर के प्रदर्शनकारियों के पास से जो अत्याधुनिक ज्वलनशील हथियार और खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं, वो मणिपुर के उस लोगों के पास आने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तो उनको कहां से मिला? मतलब देश के कोई दुश्मन संस्था, देश के कोई दुश्मन एजेंसी उसको मदद कर रही है, तभी तो इतने खतरनाक हथियार उनको मिले। उतनी खतरनाक हथियार आखिर आए कैसे? ड्रोन से गिराए गए, सीमा पार करके आ गए। तो फिर वो सीमा प्रहरी क्या कर रहे हैं, या केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम है, यह विषय में सोचना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट बहुत दिनों के संघर्ष के बाद सुधरा हुआ है। नहीं तो हम लोग बहुत दिन पहले सुना करते थे कि नागालैंड भारत का अंग है। यह बात भारत के आम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करता। नागालैंड के सड़कों पर केंद्रीय मिलिट्री और केंद्रीय सुरक्षा बल सड़कों पर घुमा करते थे ओपन हथियार लेकर के, खाली बिना हथियार के तो वो भी नहीं जा सकते थे। लेकिन राजनीतिक प्रयासों से नागालैंड के प्रबुद्ध जनता और पुलिस की वजह से आज नागालैंड शांत हुआ है। इसके पहले विदेशी साजिश का ही असर था कि हमारे देश के दो राज्य आपस में खूनी संघर्ष पर आ गए। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति, चिंतनीय और निंदनीय स्थिति तब हो गई जब दो राज्य की पुलिस ने एक दूसरे के विरुद्ध न सिर्फ हथियार तान दिया, बल्कि फायर की और सिपाहियों को अपना जान देना पड़ा। यह तब है जब उनको नेतृत्व करने वाला भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी है, जो राज्य सेवा के अधीन नौकरी करता है, लेकिन है केंद्रीय सेवा का अधिकारी।
मतलब उसको यूपीएससी भर्ती करती है। मणिपुर कैडर का आईपीएस अफसर दिल्ली आ सकता है, केंद्र में आ सकता है, देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, कैडर ट्रांसफर करा सकता है। वो आसाम भी आ सकता है, उसी आसाम में जहां के सिपाही पर उसने गोली चलवाया। वही हाल आसाम पुलिस की है। आसाम पुलिस का आईपीएस अफसर मणिपुर जा सकता है कैडर चेंज करा करके, यूपी आ सकता है, दिल्ली आ सकता है। आज मणिपुर का एक आईएएस अफसर पहले अपना कैडर चेंज करा करके यूपी आए। यूपी आने के बाद अभी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में ऊंचे अफसर अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे एक बहुत बड़े जानने वाले हैं वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय में है। मेरे एक और अधिकारी जानने वाले हैं, तो मेरे बलिया के ही हैं, वो नागालैंड कैडर का है, अभी पीएमओ में तैनात है और बहुत प्रधानमंत्री के कृपा पात्र है, नागालैंड कैडर के हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा कैडर का है और अभी केंद्र सरकार में बढ़िया पोजीशन पर काम कर रहे हैं। इस स्थिति में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देना, फायर कर देना और सिपाहियों को शहीद कर देना बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न कर रही है। भारत सरकार से मेरा मांग है कि इन विषयों पर विचार करें। जितने लोग ममियार से, मतलब बर्मा जिसको ममियार आज बोलते हैं, बांग्लादेश के माध्यम से देश में प्रवेश किए हैं, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे वो तत्कालिक हो या वर्तमान हो। क्योंकि अब तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा कई जगह रेखांकित ही नहीं। घर का एक दरवाजा बांग्लादेश में खुल रहा है तो दूसरा पश्चिम बंगाल में खुल रहा है। फेंसिंग छोड़ो, निशान भी, लाइन भी नहीं। उन लोगों को भी पता नहीं कि मैं बंगाल में खड़ा हूं कि बांग्लादेश में खड़ा हूं। इस तरह की स्थिति पर जब भी कभी कोई फेंसिंग वगैरह की जाती है तो बांग्लादेश इतराज कर देता है और हम भारत में रहे हुए बांग्लादेश समर्थकों की वजह से चुप रह जाते हैं। इस सारे फसाद की जिम्मेवारी मैं केंद्र सरकार पर डालता हूं और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर डालता हूं। आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? और आप भारत में बसे हुए बांग्लादेश समर्थकों के वजह से अगर अपने देश की सीमा सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तो आपने मजबूत फेंसिंग लगा दी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति बंगाल और बांग्लादेश के बीच की है, उस पर कब लगाएंगे? क्योंकि वहां कोई सीमा नहीं है। ममियार की उग्रवादी संगठन रेहानिया मुस्लिमीन बांग्लादेश में आते हैं और पश्चिम बंगाल होते हुए तमाम भारतवर्ष के हर जगह पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास के बगल तक उनकी पहुंच हो गई है। यह सुरक्षा के रूप में खतरा है और कई तरह की और खतरा है। वो तब जब उनके यहाँ से अत्याधुनिक और बहुत अत्यंत खतरनाक हथियार बरामद हो रहे हैं। हथियार बरामदी और हथियार की बाकायदा ट्रेनिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन ममियार को अगला पाकिस्तान बना रहा हो, जहां आतंकी गतिविधि के लिए हथियार बंद लड़ाके खड़ा कर रहा हो, तो फिर तो हम चारों ओर से फंस जाएंगे। एक तरफ अफगानिस्तान है, वहां वैसे ही आतंकी संगठन राज कर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया वहां पर। आईएसआईएस वहां पर मजबूती से काम कर रहा है और उसका प्रभाव है। पाकिस्तान की स्थिति बताने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश भी कभी हाँ कभी ना करता है, राजनीतिक स्तर पर हाँ करता है और घुसपैठ में भी हाँ करता है। नेपाल चीन के प्रभाव में टोटल आ गया है। वहां के राजनीतिक दल के लोग अब आंखें दिखाने लगे हैं। ममियार और बांग्लादेश की जब स्थिति आ जाएगी तो हम चहुओर से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? मल्टी फ्रंट अगर खुल जाएगा तो। मुझे मालूम है कि जो वर्तमान सरकार है वो इन सारे परिस्थितियों को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होगी और उसका समाधान की सलाहियत रखती है। लेकिन सलाहियत रखती है और वो सलाहियत दिखती है, दोनों में बड़ा अंतर है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि रखती है को दिखती है पर लिया ये, और आम जन को दिखे कि आपने क्या किया। आप जरूर करेंगे, क्योंकि अभी एक काबिल विदेश मंत्री है जो पहले विदेश सचिव भी थे, विदेश मंत्रालय के और के अधिकारी हैं और विदेशी मामलों में निपुणता हासिल है उनको, और प्रधानमंत्री का खुली छूट है उनको कि राष्ट्र हित में जो हो सके वो करिए। हम आपके साथ हैं, तो राष्ट्र की जनता भी आपके साथ है। कृपया राष्ट्र हित को सर्वोपरि करिए। अंत में मैं आपको एक बात और कहूंगा कि हमारी सरकारें क्यों कमजोर पड़ जाती हैं? क्योंकि राष्ट्रवाद हमारे खून में नहीं है। बुरा मत मानिएगा, खून में मैं इसलिए बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर हमारे खून में राष्ट्रवाद होता तो अंग्रेज हम पर शासन नहीं कर पाते, मुगल हम पर शासन नहीं कर पाते। इसलिए नहीं है कि हम आपस में इतने उलझे रहते हैं, हमने कभी राष्ट्रवाद को प्राथमिकता नहीं दिया।
आम बोलचाल के भाषा में भी किसी को कहिए कि हमारा राष्ट्र प्रथम है, तो वो सिर्फ फेसबुक पर डालने के लिए है, फेस टू फेस में फेसडी हो जाएगा, बोला अपना भला भला जोकमा है। चैनल राष्ट्रवाद है, चैनल का राष्ट्रवाद से नहीं होता। पार्टी राष्ट्रवादी है, पार्टी का राष्ट्रवाद से नहीं होगा। जनता को राष्ट्रवाद होना पड़ेगा, और राष्ट्रवाद पर जनता अगर एक हो जाए तो फिर हमारे देश में आम चुनाव में पाकिस्तान मुद्दा नहीं बन पाएगा। फिर जनता पूछेगी कि पाकिस्तान से मेरा क्या मतलब, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मेरे को हिंदुस्तान से मतलब है। जनता इसीलिए आपको राष्ट्रवादी नहीं बनने देती, क्योंकि राष्ट्रवादी का लवादा वो चाहती है उड़े रहे, और आप उनके उलझाए हुए मामलों में फंसे रहे। अगर आप समझ गए होंगे तो बड़ी मेहरबानी है, नहीं समझे हैं तो समझिए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।